नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने किसानों से धोखा किया। किसानों के साथ मोदी सरकार ने धोखा किया। ये कोई रहस्य वाली बात नहीं है। आप बोलेंगे इसमें नया क्या है? किसानों के साथ धोखा हुआ था, लेकिन ये बात समय के साथ-साथ प्रमाणित होती हुई चली जा रही है। किसानों ने लंबा आंदोलन किया, 13 महीने तक आंदोलन किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने इसकी कोई सुध नहीं ली और जो भी वार्ताएं हुई दिखावे के तौर पर हुई थी और बाद में वो वार्ता भी खत्म हो गई। और जब ये आंदोलन लंबा चला 13 महीना, चुनाव आया उत्तर प्रदेश का, तो उससे पहले सरकार ने वार्ता का ढोंग किया और उसके बाद जो किसान कृषि कानून वापस लिए गए, जो एमएसपी देने की बात की गई, वो एमएसपी का आज तक अता पता नहीं है। आज तक एमएसपी का अता पता नहीं है। लेकिन जो नई बात सामने आ रही है वो ये कि किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए, किसान आंदोलन का फेवर करने वाले उसके शुभचिंतकों को ट्विटर से बाहर करने के लिए भी मोदी सरकार ने पहल की थी। अब क्या इससे भी कोई घृणित बात हो सकती है कि अपने देश का मामला, अपने देश के नागरिकों का मामला वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। अब वो कंपनी ट्विटर एक विदेशी कंपनी है। ट्विटर जो सेवा देती है पूरी दुनिया में देती है, तो उस ट्विटर से आप आग्रह करेंगे कि हमारे देश के नागरिकों का ट्विटर हैंडल हटा दो। जो लोग खालिस्तान के नारे लगा रहे थे उनको तो आप रोक नहीं पाते। राहुल गांधी की सभा में अमेरिका में खालिस्तान के नारे लगाते हैं, आपकी हिम्मत नहीं होती कि अमेरिका से प्रतिवाद दर्ज करें कि आपकी धरती पर खालिस्तान के नारे कैसे लग रहे हैं। लेकिन आप अपने देश में किसी को भी खालिस्तानी बोल देते हैं। जो बड़ी संख्या में किसान आंदोलनरत थे, हम में से हर किसी को याद है, देश का कोई नामचीन टीवी चैनल ऐसा नहीं था जिसने किसानों को खालिस्तानी नहीं बताया, किसानों को देश विरोधी नहीं बताया, आंदोलनकारियों को गद्दार नहीं कहा और कहा कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो गद्दार हैं और जो खेत में है वो ईमानदार है। इस तरह की डिबेट खड़ा की कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो खेत छोड़ करके आंदोलन कर रहे हैं तो देश के पेट पर लात मार रहे हैं, ऐसा कहा उन्होंने। और पूरी तरीके से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। और सबसे बुरी बात ये रही कि ट्विटर हैंडल को लिख करके नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया कि 1200 लोगों के नाम ट्विटर हैंडल को बैन कर दो, 1200 ट्विटर हैंडल बैन कर दो। अब ट्विटर के तत्कालीन जो पूर्व सीईओ आज हैं, पूर्व सीईओ और तब सीईओ थे, उन्होंने ये खुलासा किया है, जैक ने खुलासा किया है कि हम पर दबाव डाला गया था कि ये नाम है, इनको बैन करो, अगर बैन नहीं करोगे तो हम तुम्हारे कर्मचारियों को उसके छापे डालेंगे और गिरफ्तार करेंगे। ये खुलासा किया गया है और इस दबाव में इस बात को माना गया है कि हमने 250 ट्विटर हैंडल बैन किए थे। 250 लोगों को मोदी सरकार के कहने पर उनके ट्विटर हैंडल को बैन किया गया था, इस बात का खुलासा हो गया है। 250 लोग। और इसके बावजूद सरकार में शर्म नाम की चीज नहीं है। देखिए, बयान जारी किया गया है, आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने बयान जारी किया है और बताया है कि ये ट्विटर जो है हमारे देश के नियम कानून का पालन नहीं कर रहे थे, हम उनको पालन करने का दबाव बना रहे थे, तो ट्विटर हमें झूठ बोल रहा है और हमें बदनाम कर रहा है। ठीक है, आप बहुत राष्ट्रवादी हैं, आंदोलनकारियों के खिलाफ खड़े रहिए, वो ट्विटर गलत है, लेकिन आपने ही बताया है राजीव चंद्रशेखर जी कि 2020 से 2022 के बीच ट्विटर देश के नियम कानून का पालन नहीं कर रहा था। हम मानते हैं कि आपने क्यों नहीं इसका पालन कराया। अगर ये नहीं कर रहा था, आपने पालन कराने की जरूरत कब समझी? जब किसान आंदोलन पर उतरे। किसान आंदोलन पर उतरे
तो उन्होंने आपने कहा कि आप तो या तो अपने हमारे नियमों का पालन करो और नहीं तो हम ये लिस्ट है 1200 लोगों के ट्विटर हैंडल को तुरंत बैन करो। उन्होंने जब कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, हम इतने लोगों को ट्विटर हैंडल बैन नहीं कर सकते, इंटरनेशनल कानून भी है, तब इन्होंने कहा कि अगर नहीं करोगे तो तुम 2020 से 2022 तक हमारे देश के नियमों का पालन नहीं कर रहे हो तो वो तुमको करना पड़ेगा। यानी देश के नियमों का पालन कराने के लिए आंदोलन को खत्म करने का इस्तेमाल करेंगे आप। ब्लैकमेल कर रहे थे, ट्विटर को ब्लैकमेल कर रहे थे आप कि आंदोलनकारियों के ट्विटर हैंडल को बैन करो, नहीं तो हम तुमको नियमों का पालन नहीं करने के आरोप में यहां काम नहीं करने देंगे। ये बात खुलासा हो गया है आपके लेटर से, आपकी स्पष्टीकरण से राजीव चंद्रशेखर जी। जो देश ने जो जवाब दिया है ट्विटर को, ट्विटर झूठ बोल रहा है, ट्विटर के पूर्व सीईओ झूठ बोल रहे हैं ऐसा कहते हुए जो राजीव चंद्रशेखर जी आपने जवाब दिया है, उस जवाब में ये स्वीकारोक्ति है कि 2020 से 2022 के बीच में ट्विटर हिंदुस्तान के नियम कानून की अवहेलना कर रहा था, धज्जियां उड़ा रहा था और सरकार तब तक चुप रही जब तक कि किसान आंदोलन नहीं आ गया। किसान आंदोलन आ गया, सरकार ने कहा कि ये किसानों के ट्विटर हैंडल को, उसके शुभचिंतकों के ट्विटर हैंडल को बैन करो। अब जब ट्विटर ने कहा कि ऐसा हम नहीं कर सकते तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा नहीं करोगे तो देश के कानून के हिसाब से हम आप पर एक्शन लेंगे। जेल में डालने की धमकी दी गई, गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। हालांकि आज सरकार कह रही है कि न एक आदमी को हमने जेल में डाला और न ही किसी के घर में रेड डाला, ये दोनों बातें कह रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बात प्रमाणित हो रही है कि 250 ट्विटर हैंडल जो बैन हुए वो सरकार के कहने पर ट्विटर ने इसको बैन किया था। ये बात है। हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया, इतिहास गवाह है, इनकी करनी देखी है, मोदी ही सही है, ये आंदोलनकारी उस समय मर गए थे क्या? अब बताइए, आंदोलनकारी के लिए ये दर्शक बहुत खराब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे, आंदोलनकारी मर गए थे और जी गए थे, ये बहुत गलत भाषा है। आंदोलन एक जिजीविषा है, आंदोलन एक तपस्या है, आंदोलन से ये देश आजाद हुआ था, आंदोलन से ट्रेड यूनियन अधिकार पैदा हुए। जो आप 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, ये आंदोलन की देन है। और आंदोलन मर जाता है जिस देश में, उस देश में जो इंसान का जो अधिकार है जीने का, वो भी कमतर पड़ जाता है। इसलिए आंदोलनकारी को कभी भी मर गए थे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न किया जाए, हम सलाह देते हैं अपने दर्शकों को। जहां तक कांग्रेस से सवाल पूछने की बात है, आप कांग्रेस से सवाल पूछिए कि 60 साल में उसने क्या किया और नहीं किया। अरे 60 साल में ही ये हरित क्रांति हुई। एक समय था लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे, युद्ध चल रहा था, तो अपील करनी पड़ी थी प्रधानमंत्री जी को कि एक टाइम खाना खाओ, एक शाम का अनाज बचाओ। वो भी समय था, अनाज देश में कमी थी, अमेरिका से और दूसरे देशों से अनाज मंगाना पड़ता था, मोटे मोटे अनाज हम खाने को विवश होते थे। लेकिन जब हरित क्रांति हुई तो आज ये स्थिति है कि कोरोना काल में बैठ करके इस देश में किसानों ने देश को खिलाया है। ये कांग्रेस सरकार की देन है, ये 8 साल और 9 साल के शासनकाल की देन नहीं है। इसलिए आउटराइट अपने पूर्वजों के, क्योंकि कांग्रेस शासन में हो या कोई दूसरी पार्टी शासन में हो, वो सब हमारे पूर्वज रहे होंगे, जो नेता रहे होंगे, उनको आप इस तरीके से दरकिनार नहीं कर सकते। बहरहाल हम विषय से भटक न जाए, लेकिन ये कहना जरूरी है कि आंदोलनकारियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार गोदी मीडिया ने किया था, जिस तरीके का व्यवहार सरकार ने किया था और जिस तरीके का व्यवहार आज भी सरकार कर रही है, वो आंदोलनकारियों के साथ में धोखा था, धोखा है। आप बात करते हैं किसानों को क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलना चाहिए? क्या उसके हकदार नहीं है? वो अपना अनाज, आलू, प्याज सब सड़क पर फेंकने को मजबूर हो जाते हैं। ये स्थिति क्या बचनी नहीं चाहिए? उनको बचाया नहीं जाना चाहिए? किसान क्यों कर्ज में फंसे? किसान क्यों आत्महत्या करे? किसान जो देश में का पेट भरता है, उनको अपना पेट भरने का अधिकार नहीं है क्या? पूरे देश में एक तरह के किसान की नीति क्यों नहीं होनी चाहिए? और किसान जो है, स्टेट लेवल पर भी नीतियां बनती हैं,
एक ये राज्य का भी विषय होता है और केंद्र का भी विषय होता है। लेकिन खाली अडानी अंबानी के आप कोल्ड स्टोरेज बनवाने के लिए आप कृषि कानून लाएंगे तो किसान जरूर विरोध करेगा, और किसानों ने विरोध किया है। और आंदोलन केवल विरोध नहीं किया है, 700 किसानों ने अपनी जान दी है, जान, जिंदगी कुर्बान कर दी। और उस समय याद है सरकार का रुख क्या था? सत्यपाल मलिक जी ने तब भी कहा था, आज तो आप कह सकते हैं कि वो सत्ता के खिलाफ खड़े होकर बोल रहे हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक तब भी राज्यपाल ही थे जब वो प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। प्रधानमंत्री जी के कोटरी के लोग रहे थे सत्यपाल मलिक। उन्होंने मिलने के बाद कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री जी को समझाया कि किसान जो है, पंजाब के किसान और इस इलाके के जाट, ये सब लोग बहुत भावुक होते हैं, इनकी बात मान लीजिए, आंदोलन को खत्म कीजिए। देखिए कितने किसानों की मौत हो गई है, आपको आंदोलन के लिए मिलने जाना चाहिए था आंदोलनकारियों से। तब नरेंद्र मोदी जी ने उनको जवाब दिया था, ये लोग मरे हैं तो क्या हमारे लिए मरे हैं? या ध्यान दीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने आवाज कहा था कि ये लोग मरे हैं तो क्या हमारे लिए मरे हैं। ये समझिए कि कितनी निम्न स्तरीय टिप्पणी उन्होंने की थी। आप कह सकते हैं ये बात सही है या गलत है, लेकिन सत्यपाल मलिक जी को जो लोग जानते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी में है, चाहे भारतीय जनता पार्टी से बाहर दूसरी पार्टियों में है, वो जानते हैं कि इतना बड़ा झूठ सत्यपाल मलिक नहीं बोल सकते, न तब वो राज्यपाल भी थे। लेकिन अब जबकि सत्यपाल मलिक जी ने और भी नए खुलासे किए, हम आज उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत सरकार ने अपने ही देश के आंदोलनकारियों को दुश्मन समझा, दुश्मन की तरह व्यवहार किया। अपने देश का आंदोलनकारी क्या दुश्मन होता है? क्या हम अपने देश में अपनी व्यवस्था के खिलाफ बोल नहीं सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, ट्वीट नहीं कर सकते? और हम जानते हैं कब किसका मीडिया चैनल, यूट्यूब चैनल बैन कर दिया जाता है, सरकार के हाथ में है। कल भी सूची आई है, कल भी बहुत सारे लोगों को बैन किया गया है। तो इस देश में जिस किसी ने भी सच दिखाने की कोशिश की, उस पर सरकार ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की, विरोधात्मक कार्रवाई की। हम जानते हैं हमारे विनोद दुआ साहब स्वर्गीय हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको देशद्रोही करार दिया गया। वो अदालत की लड़ाई लड़ते रहे, बाद में अदालत से उन्होंने ये मुकदमा जीता। कम से कम मरने से पहले वो दाग लेकर नहीं मरे, उन्होंने साबित किया कि पत्रकार जो है देश के लिए काम करता है, सरकार का विरोध करना देश विरोध नहीं होता है। ये विनोद दुआ साहब स्थापित करके इस दुनिया से गए हैं। आप देखेंगे कि क्विंट पर छापा पड़ा। जब क्विंट ने, क्यों छापा पड़ा क्विंट पर? क्योंकि क्विंट ने दिखाया था कि 2019 के आम चुनाव में कई ऐसे देश में कई ऐसी सीटें थी जहां पर कि जितने वोट पड़े उससे ज्यादा या तो गिन लिए गए या तो उससे कम गिन लिए गए। इस मामले को लेकर के उसने उठाया था तो उसके यहाँ रेड पड़ गया। आप देखेंगे न्यूज क्लिक के यहाँ छापे पड़े, क्योंकि वहां भी भारत सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ में खबरें छपी। द वायर में छापे पड़े। आप देखेंगे दैनिक भास्कर के यहाँ छापे पड़े जब उन्होंने गंगा के बाहर लाशें दिखलाई कोरोना काल में, तो इसका खामियाजा भी दैनिक भास्कर को भुगतना पड़ा। और इंडिविजुअल पत्रकारों की तो गिनती नहीं है कि किन के ऊपर एक्शन हुआ, लेकिन ये चोरी छिपे ट्विटर से ट्विटर हैंडल को बैन करा देना, या यूट्यूब से हटवा देना, या फेसबुक पे व्यूज को नियंत्रित करना, ये सारे हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं, ये विपक्ष का दमन किया जा रहा है। सरकार विरोधी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, और किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। किसानों के साथ आंदोलन करते हुए भी धोखा हुआ और आंदोलन खत्म करने के बाद भी धोखा हुआ। किसानों के साथ जो कमिटमेंट किया गया कि हम आप 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद हम आपको एमएसपी देंगे, उसने नहीं दिया। अब एक बात बताइए ना, इतना ही सही था 3 कृषि कानून, तो आपने वापस क्यों लिया? 3 कृषि कानून अगर सही था तो आप डटे रहते, आप डटे रहे थे, मरने दिया। कभी किसी के घर में आंसू पोंछने नहीं गए, एक संवेदना प्रकट नहीं की, एक न्यूनतम जो आचार व्यवहार होता है वह भी आपने नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री के रूप में आपका ये कार्यकाल हमेशा याद किया जाएगा। कितने निर्दयी आदमी आप हैं। 700 लोग दिल्ली के आसपास मारे गए, लेकिन आपको उसकी फिक्र नहीं रही। ये इतिहास याद रखिएगा। महिला पहलवान रोती रही, बिलखती रही, आंदोलन करती रही,
पुलिस से घसीटवा दिया। आप पास में रह करके भी मिलने नहीं गए। देश की शान बान है महिला पहलवान, लेकिन आपको इसकी फिक्र नहीं रही। बेटी कहते थे आप, लेकिन बलात्कारी के यौन उत्पीड़न करने, क्षमा कीजिए शब्दों में, यौन उत्पीड़न के आरोपी के साथ खड़े दिखे आप। ये स्थिति है। तो आपने जो किया है किसानों के साथ, आपको माफी मांगनी चाहिए कि किसानों के ट्विटर हैंडल को, इस देश के नागरिकों के ट्विटर हैंडल को बैन कराने के लिए आप एक विदेशी कंपनी के पास चले गए। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? अपने देश के नागरिकों के खिलाफ बैन लगाने के लिए आप विदेशी कंपनी के पास जाते हैं, उनको अपने हिंदुस्तान के कानून के माध्यम से ब्लैकमेल करते हैं कि बैन लगाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारे चार्जेज हैं। क्या ऐसे ही सरकार चलेगी कि सबके खिलाफ आप फाइल बना बना कर तैयार रखेंगे और फिर वक्त के हिसाब से उस फाइल पर अमल होगा? नहीं तो हमारी बात मानो। ये ब्लैकमेल करने की सरकार है क्या? ये देश के सामने खुलकर सामने आ गया है कि ये एक ब्लैकमेल करने की सरकार है कि हमारे ही नियम कानून का इस्तेमाल पहले नहीं होने दिया जाता है, किसी को गलती करवाई जाती है और उस गलती की फाइल बनाई जाती है और फिर मनमानी काम कराने के लिए उस पर दबाव डाला जाता है कि मेरी बात मानो, नहीं तो तुम्हारी फाइल खुल जाएगी। ये हुआ है ट्विटर के साथ में और इसका खुलासा हुआ है। इसकी बड़ी जांच की जरूरत है आज देश को। किसानों के साथ जिस किसी ने, गोदी मीडिया ने उसके गद्दार कहा तो क्यों कहा? क्यों कहा किसानों को गद्दार? खालिस्तानी बोलकर बुलाया गया। बीजेपी के तमाम नेताओं ने किसानों को गद्दार कहा तो क्यों कहा? उनसे जवाब तलब करने के लिए कमेटी बननी चाहिए। जिसने भी इस किस्म से ट्वीट किए, किसानों को गद्दार कहा, उनको माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, उनको हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से एक्शन का सामना करना चाहिए। ऐसी जांच और ऐसी कमेटी की जरूरत है। आज विपक्ष जरूर कमजोर है कि ये बातें लागू नहीं करवा पा रहा है, लेकिन फिजा बदल रही है, फिजा बदल रही है और विपक्ष भी मजबूत हो रहा है। आप इस तरीके से बच नहीं सकते। आने वाले समय में आप ये ध्यान रखिए कि किसानों की आवाज जो है और मजबूत होने वाली। इस बीच बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ये सब भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हम जानते हैं कि हमारे खिलाफ में भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं। मैं फिर भी कुछ पढ़ता हूं। सुभाष चंद्र जी कह रहे हैं कि सब कुछ बेकार। सुमेर गोयल कह रहे हैं कि तुम लोगों ने कभी किसानों का भला नहीं होने दिया। सुभाष चंद्र और भी दूसरी खबर डाल रहे हैं हमारे इस पर। और पवन शकीन जी कह रहे हैं जय किसान जिंदाबाद, जय भीम, रेसलर्स वीमेन ग्रेट ट्रूथ, मोदी गवर्नमेंट फेक। कुरुक्षेत्र महापात्रा, क्षमा कीजिए कृष्णा महापात्रा कह रहे हैं कांग्रेसिया है ये। संदीप अहिर कह रहे हैं चिरकुट। करतार सिंह कह रहे हैं सर यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं हमारी बातचीत में। हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं। आप सादगी से, अच्छे शब्दों में आप विरोध रखिए, हमारी बात से असहमति रखिए। असहमति आपका अधिकार है, असहमति हमारा भी अधिकार है और हमें अपनी अभिव्यक्ति की भी आजादी है और आपको सुनने का और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देने की भी आजादी है। इसी आजादी पर हमला हुआ है, यही बात मैं कहना चाहता हूं। ट्विटर हैंडल को बैन करना क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। आप अगर ये बातें लिख रहे हैं तो क्योंकि आपको ऐसा लिखने का अधिकार है, प्रेम कुमार का विरोध करने का आपको अधिकार है, तो आप लिख रहे हैं। लेकिन अगर इस आधार पर आपके फेसबुक हैंडल को, ट्विटर हैंडल को बैन कर दिया जाएगा तो क्या ये उचित कदम होगा? आप सरकार में हैं तो इसका मतलब अपने विरोधियों को बैन कर देंगे? आपके इसी अधिकार की रक्षा करने के लिए हम आज बोल रहे हैं कि आपको जितना चाहे प्रेम कुमार को कोसना हो कोसिए, ये आजादी आपकी है, ये आजादी आपकी रहनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो संवाद है, मुझे यकीन है कि हम अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में खड़े हैं। एक पत्रकार होने के नाते ऐसा करना मेरा धर्म है, कर्तव्य है और निश्चित रूप से ये जो धर्म है और कर्तव्य है इसका पालन सबको करना चाहिए। और सरकार अगर गुनाह करती है तो ये गुनाह अजीम है। ये गुनाह जो है माफ करने लायक नहीं है। ये आम आदमी गुनाह कर सकता है, आप गलती कर सकते हैं, हम गलती कर सकते हैं, लेकिन सरकार कैसे गलती कर सकती है? सरकार तो जनता के प्रति जवाबदेह होती है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व रखती है और जनता के ही खिलाफ आप उसकी अभिव्यक्ति का गला घोटने में लग गए हैं। ये आज का बहुत बड़ा सवाल है। चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा और ये जो देश में कुछ घटित हो रहा है इसका स्वतंत्र चिंतन जरूरी है। गोदी मीडिया की नजर से मत देखिएगा।
गोदी मीडिया तो आजकल जो दिखा रहा है, पहले सोचिए कि ये गलत ही होगा, तब उसके बाद में अपना विवेक से आप आत्मचिंतन कीजिए। ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री पर यकीन मत कीजिए कि व्हाट्सएप से जो कुछ आया उन तथ्यों को सही मत मान लीजिए। झूठ फैलाए जा रहे हैं इस देश में, इसलिए ये जरूरी है कि झूठ की परख करने की शक्ति हम में पैदा हो। ये रिसर्च से होगी, अध्ययन से होगी। पढ़ते रहिए, जानते रहिए और जगाते रहिए, जगते रहिए। यही आपका हमारा धर्म और कर्तव्य होना चाहिए। इस बातचीत में, इस संवाद में फिलहाल इतना ही। हालांकि मैं कुछ टिप्पणी और पढ़ देना चाहता हूं। राम कुमार मंडल जी कह रहे हैं, सर गुड, कैरी ऑन माय डियर फ्रेंड। राजपाल यादव तिलतिली, क्षमा कीजिएगा नाम के उच्चारण में गलती हो रही। जय किसान कह रहे हैं। अजय चौधरी लिख रहे हैं, किसान एकता जिंदाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद। यह गलत बात है अजय चौधरी जी। भारत जब नाम आ जाता है तो फिर वो भारत होता है। इस नाम के साथ में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मनोज कुमार शर्मा जी, जय मोदी राज। राज कपूर, प्रेम बकवास बंद करो। राजपाल यादव फिर लिख रहे हैं कि तानाशाह डरपोक प्राणी होता है। वसंत बक्सी लिख रहे हैं, डिड यू नॉट ब्लैकमेल द गवर्नमेंट बाय फॉल्स सपोर्टिंग द किसान। उनका कहना है कि किसानों को गलत तरीके से मदद करके आप क्या सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे। ये भी एक एंगल है। पंकज कुमार सिंह कह रहे हैं, आई सपोर्ट किसान। राम कैलाश मिश्रा कह रहे हैं, तुम्हारी सोच को बदल लो। यानी मैं आप सबको कह रहा हूं कि सोच को आप अलर्ट मोड में रहिए, तो हमारे लिए सलाह आ रही कि मैं भी अपनी सोच बदल लूं। चलिए, इस बातचीत में आप सबका बहुत बहुत आभार कि जुड़े, इस हमें सुना और आगे भी हम संवाद कायम रखेंगे। नमस्कार।